नमस्कार मित्रों। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो बातचीत करेंगे वो अपना अंतिम व्याख्यान होगा। हमने अब तक देखा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, उपयोगिता क्या है, प्रकृति क्या है और उसमें जो विकास हुआ है राजनीतिक सिद्धांत का उसके अंतर्गत व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद वगैरह भी हम देख चुके हैं। आज हम अंतिम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। हालांकि वो स्कूल लेक्चरर्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में इतनी बात कर चुके हैं तो ये एक टॉपिक चाहे उसमें न हो लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स में और दूसरे जो सिलेबस हैं उनके अंतर्गत है। क्या टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उसका पुनरुत्थान। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक ये है आज का विषय, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और उसका पुनरुत्थान। इसमें हम देखेंगे कि पहली बात तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन का क्या अर्थ है, फिर ये पतन किसने बताया, कौन कह रहे थे राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया, उसके पश्चात पतन के कारण क्या थे और बाद में राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान कैसे होना आरंभ हुआ। यानी हम उसको आराम से देखेंगे। पतन के कारण का अर्थ, पतन का कारण, पतन बताने वाले विशेषज्ञ या जिन्होंने पतन की बात की, बाद में जो पतन हो था, अगर इनके अनुसार माने हम पतन था, तो उस समय पतन के विकल्प राजनीतिक सिद्धांत के विकल्प क्या थे। क्या राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना बंद कर दिया था लोगों ने, पढ़ाना बंद कर दिया था? अगर नहीं किया था तो क्या कर रहे थे? उसके पश्चात राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान कब हुआ, पुनरुत्थान के कारण कब हुआ और क्या कारण थे, और पुनरुत्थान करने वाले कौन प्रतिपादक थे इसके। इस तरह से हम इसको व्यवस्थित ढंग से इसका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हम जानते हैं, उसका पतन की बात की जाने लगी। पतन का अर्थ क्या था, पतन को कौन लोग बता रहे थे पतन हो रहा है, वो उसके क्या कारण दे रहे थे, उसके पश्चात उस समय पतन के समय में उसके विकल्प क्या थे, और फिर बाद में जब पुनरुत्थान हुआ तो पुनरुत्थान के कारण क्या थे, और बाद में पुनरुत्थान के प्रतिपादक कौन थे। अब हम एक एक को देखते हैं। अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत को जब हम अध्ययन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि वह सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ मानकीय राजनीतिक सिद्धांत होता है। यानी नॉर्मेटिव 2000 वर्षों से, जब से प्लेटो ने राजनीतिक सिद्धांत देना आरंभ किया तब से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध तक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ही माना जाता था। हालांकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जैसा मैंने बताया था कि ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले 1908 में उन्होंने पुस्तकें लिखी, और बाद में चार्ल्स मेरियम जो 1925 में आए, और उसके बाद में धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण मानकीय तरीके से न होकर एम्पिरिकल हो रहा था, अनुभववादी हो रहा था। यानी एक सामान्य अर्थ तो इसका होता है मानकीय,
और दूसरा इसका होता है अनुभववादी। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यतः मानकीय माने जाते हैं और 1925 के बाद में धीरे धीरे अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा होने लगी थी कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ये नहीं है कि राजनीति के बारे में केवल ऑट टू, क्या होना चाहिए, नैतिकता की बात ही करें, वही सिद्धांत बनाएं, अपितु राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ये भी है कि जो यथार्थ की राजनीति है उसका विश्लेषण करके, उसके बारे में तथ्य एकत्रित करके, उसका वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करके और उसे हम एक सिद्धांत का नाम दें। तो जब राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात आती है तो मूलतः जो लोग इसके पतन की बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मानकीय राजनीतिक का पतन हो चुका है। इसकी बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं इसकी कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। और ये बात कब होनी आरंभ हुई? ये बात होनी आरंभ होती है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। और हम देखें तो 1950 के दशक में ये बात सामने आती है, तो 1960 के दशक तक चलती है, 65-66 तक। अभी तो आप कह सकते हैं 69 तक, जब डेविड ईस्टन ने वापस से पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात की। तो यानी बिहेवियरलिज्म का जो समय था 1950 से 1969, इस समय में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की जाती थी, जिसका अर्थ था कि राजनीति के मानकीय सिद्धांत का पतन हो चुका। का क्या मतलब है? यानी एक बात हुई मानकीय सिद्धांत के पतन की बात कर रहे हैं, मानकीय सिद्धांत के पतन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह कि ये कह रहे हैं 1950 से 1969 तक जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑन लिबर्टी 1889 जॉन स्टुअर्ट मिल ने पुस्तक लिखी थी, ऑन लिबर्टी। और इसके बाद में कोई ऐसी पुस्तक नहीं आई जिसमें राजनीतिक मानकीय सिद्धांत मौजूद हो। कब तक? 1969 तक, जब डेविड ईस्टन ने फिर घोषणा करी कि नहीं हमें नए की जरूरत है, फिर बाद में तो आई गई थी पुस्तकें। इन्होंने कहा अंतिम पुस्तक जो इस परंपरा की है राजनीतिक मानकीय सिद्धांत की, जो प्लेटो के रिपब्लिक से शुरू होती है और जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी पे समाप्त होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पुस्तकें 1859 के बाद में जो लोग थे जो क्लेम करते थे कि वो वो पॉलिटिकल थिंकर हैं या पॉलिटिकल थियरी बना रहे हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी जिसका कंटेंट देख कर ये कहा जा सके कि इन्होंने एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी क्रिएट की है। जैसे बहुत से लोग थे जो राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे थे 1859 के बाद में भी। उनमें आप देखेंगे कि हैरोल्ड लास्की है, जैसे जॉर्ज सोरेल है, समाजवादी आंदोलन पूरा बाद में चला था, लेनिन है, स्टालिन है, आपके स्कॉट्सकी है, प्लेखनो है, हैरोल्ड लास्की है, ये सब लोग जो इसके बाद में निरंतर लिख रहे थे पुस्तकें। लेकिन ये माना किन लोगों के द्वारा? 1950 के बाद में जो व्यवहारवादी आए, सब के द्वारा माना गया कि इन सब का स्तर जो मैं नाम ले रहा हूँ, उनका जो राइटिंग्स थी उसमें हम एक वैसा राजनीतिक मानकीय सिद्धांत नहीं खोज सकते जैसा हम प्लेटो से जॉन स्टुअर्ट मिल तक खोजते हैं। वो क्या, उसका मतलब क्या है? तो मतलब होता है, एक मतलब तो ये होता है कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एक सिद्धांत का निर्माण तब होता है जब आप यथार्थ को अमूर्त में परिवर्तित करें, तब सिद्धांत का निर्माण होता है, जो यूनिवर्सल होता है, यानी जो सार्वभौमिक होता है और जो स्तर जो है वो ऊपर कर देता है, इसमें अमूर्त बना देता है। जैसे लिबर्टी की शब्द को
जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो लिखा है उसको एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में, विश्वव्यापी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत। तो ये पहली बात कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, उसका अर्थ है मानकीय सिद्धांत नहीं है। और उसका जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, वो ये है कि जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी के पश्चात जब वो बात कर रहे थे 1950 के दशक में, 60 के दशक तक, तब तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं आई जिसको देखकर कहा जा सके कि उसमें राजनीति के तत्वों का अमूर्तीकरण इस स्तर का हो कि उसे राजनीतिक सिद्धांत का जामा पहनाया जा सके। ठीक है, ये है दूसरा। अब ये कहने वाले कौन लोग थे और कब कह रहे थे ये? नाम हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहले जो नाम आता है वो है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन कहता है ये सब आपको लिखने चाहिए। डेविड ईस्टन का है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी 1951। एक आर्टिकल लिखा था इन्होंने जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में, एक आर्टिकल ये। फिर इन्होंने पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिकल सिस्टम 1953। ये तो आर्टिकल है, एक लेख है, और ये है पुस्तक। इसके अलावा लियो स्ट्राउस, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी 1955 में एक आर्टिकल आया, ये इसके अंतर्गत। इसके बाद है अल्फ्रेड कोबन, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी 1953। पीटर लेस्लेट, इसकी पुस्तक आई के 3 वॉल्यूम थे, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी 1957। ये 3 वॉल्यूम हैं अलग अलग। पहला सबसे पहले 57 में आया। रॉबर्ट दाहल, पॉलिटिकल थियरी 1958। HRG ग्रीव्स, पॉलिटिकल थियरी टुडे 1960। लाते जर्मिनो, बियॉन्ड आइडियोलॉजी 1997। ये प्रमुख लेख हैं या पुस्तकें हैं जिनमें राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की गई है। एक और है इसमें, आईसी बर्लिन,
1964 में लिखा था। आईसी बर्लिन भी है। ने 1964 में लिखा था, डज पॉलिटिकल थियरी एग्जिस्ट। ये वो सब लोग हैं जो मान के चल रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है, और इन सब ने अपने अपने तर्क दिए हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का अर्थ जो मैंने बताया आपको, वो तो ये मान रहे हैं। अब उसके कारण क्या है, यानी ऑन लिबर्टी लिखने के बाद में जो राजनीतिक सिद्धांत करता थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा या क्यों नहीं लिख पाए जिससे कि उनको राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाए। तो अलग अलग ये लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। हम देखते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट हैं इनके। का सबसे बड़ा विचारक जो सबसे लोकप्रिय हुआ, बड़ा तो पता नहीं लेकिन सबसे लोकप्रिय था, वो है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने 4 कारण बताए हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्यों हुआ है। क्या क्या कारण है? पहला, इतिहासवाद, हिस्टोरिसिज्म। दूसरा, नैतिक सापेक्षवाद। मॉरल रिलेटिविज्म। तीसरा है विज्ञान के प्रति आकर्षण, विज्ञान के प्रति अति आकर्षण। और चौथा है अति तथ्यवाद। ये 4 तर्क देता है डेविड ईस्टन, ये बताने के लिए कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्यों हुआ है। क्या इसका अर्थ? इतिहासवाद। उसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांतकर्ता जिनको राजनीतिक सिद्धांत बनाना चाहिए था, वो राजनीतिक सिद्धांत बनाना छोड़कर जो अब तक राजनीतिक सिद्धांत बने हैं, प्लेटो से लेकर के और कार्ल मार्क्स तक या मिल तक, उनके इतिहास बनाने में लग गए, इतिहास प्रस्तुत करने में लग गए। इसके उदाहरण हम देखेंगे आगे। तो वो लोग जो पॉलिटिकल थियरी दे सकते थे, उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और उन्होंने कहा कि नई राजनीतिक सिद्धांत देने से पहले हमें ये देखना होगा, जानना होगा कि अब तक राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास क्या रहा है। तो उन्होंने किताबें लिखी हिस्ट्री की, जैसे सेबाइन है, जैसे डनिंग है, जैसे मैक्लिवेन है। इन्होंने पहली बार इतिहास में राजनीतिक चिंतन का इतिहास नामक पुस्तकें लिखी। उससे पहले कोई ऐसा संकलन नहीं था, क्योंकि पहले जो राजनीतिक विचारक हुए वो अपने समय में जो समस्या है उसके बारे में सिद्धांत निर्माण कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने 20वीं शताब्दी में आकर कहा कि अपने समय की समस्याओं के बारे में बात करने से पहले आवश्यक है कि हम जो अब तक राजनीतिक सिद्धांत में हुआ है उसको हम एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत। इसलिए वो लोग ये काम करने लगे जिनको कि चिंतन सिद्धांत बनाना चाहिए था, तो फिर राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरी बात, नैतिक सापेक्ष। इसमें इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत करता थे, पॉलिटिकल या पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि हमको मूल्यों से दूरी बनानी है, हमको हिस्सेदार नहीं बनना है। यानी जब हम राजनीतिक अध्ययन करें तो हम किसी की पार्टी न बने, क्योंकि नैतिकता जो है वो सापेक्ष होती है, कोई अल्टीमेट नैतिकता नहीं होती। इसका कारण क्या है? 20वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं बहुत से आइडियोलॉजीज एमर्ज हो चुकी थी। एक तरफ तो फांसीवाद आ रहा था बहुत तेजी से, राष्ट्रवाद था, उदारवाद था, समाजवाद था। तो बहुत सारे विचारधाराएं समाज के अंदर 1920वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में सामने मौजूद थी। अब इनको देखकर ऐसा लगता था पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, अगर उसने कोई विचार दिए, वो अगर समाजवादी की तरह हुए तो राष्ट्रवादी नाराज हो जाएंगे,
उदारवादी नाराज हो जाएंगे। अगर आपने राष्ट्रवादी की तरह के विचार दिए तो उदारवादी नाराज हो जाएंगे, साम्यवादी नाराज हो जाएंगे, समाजवादी नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये कहना बड़ा मुश्किल है, उस समय में मुश्किल था कि कौन सा अंतिम सत्य है। समाजवादियों का सत्य अंतिम है कि राष्ट्रवादियों का सत्य अंतिम है कि उदारवादियों का है कि मार्क्सवादियों, किसका सत्य अंतिम है। इन्होंने कहा कि ये सब सापेक्ष है, रिलेटिव है। ये देयर इज नो एब्सोल्यूट मॉरल प्रिंसिपल, दे आर ऑल रिलेटिव टू ईच अदर, सापेक्ष हैं सब एक दूसरे के। इसलिए उन्होंने दूरी बना ली। जब दूरी बना ली तो ये सिद्धांत देने की बजाय जो चल रहा था उन घटनाओं को एक्सप्लेन करने लगे। यानी उन्होंने सिद्धांत उसमें क्या होना चाहिए ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ये हो रहा है। जब ऐसा कहने लगे तो फिर सिद्धांत निर्माण कम होने लगा, समाप्त हो गया या पतन हो गया। तीसरा है विज्ञान के प्रति अति आकर्षण। मैंने पहले ही बताया था आपको कि 19वीं शताब्दी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के परिणाम समाज में आने लगे थे। और अमेरिका में तो ये मूवमेंट चला था कि किसी भी विषय का अध्ययन करने में अपने आप को अगर आप वैज्ञानिक नहीं बताते हो तो आपका कोई महत्व नहीं, समाज में आपका महत्व नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक बताने पर लगता है कि इसका समाज के लिए उपयोग हो सकता है। तो जो राजनीति विज्ञानी थे उन्होंने कहा राजनीति विज्ञान बनाना है। तो विज्ञान बनाने की पहली शर्त यह है कि अपने मूल्यों को उससे दूर रखना है जो आप काम कर रहे हो। वैज्ञानिक कभी अपने मूल्य उसमें नहीं डालता। वो परमाणु बम पर अगर ये कोशिश कर रहा है कि परमाणु बम या परमाणु के बारे में एटॉमिक रिसर्च कर रहा है, तो वो ये नहीं अपना मूल्य डालता कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो कहता है ये हमारा काम है, मेरे मूल्य कुछ और हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, आज भी देखते हैं कि एक सैटेलाइट पे एक रॉकेट जा रहा है आपको, और रॉकेट जाने वाला साइंस का काम है और वो नारियल फोड़ रहे हैं पहले जब रॉकेट जा रहा है। तो अब नारियल फोड़ने का रॉकेट से क्या संबंध है? एक तरफ तो पूरा लॉजिकल साइंटिफिक काम कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल वैल्यू क्या है? हम धार्मिक हैं, या हमारे घर की संस्कृति ऐसी है, कोई अच्छा काम हो तो नारियल फोड़ें, पूजा करें। तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो राजनीति विज्ञानी भी क्या करने लगे, ये दोनों अलग अलग होने। तो उन्होंने कहा कि हमारे वैल्यूज़ को पॉलिटिक्स की स्टडी में मत डालो। जब आप वैल्यूज़ पॉलिटिकल स्टडीज में नहीं डालेंगे तो फिर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कैसे होगा? प्लेटो ने जो आदर्श राज्य बनाया, सिद्धांत दिया, उसमें उसकी स्वयं की वैल्यू भी वो थी, मूल्य वो थे, कैसा आदर्श राज्य होना चाहिए। अरस्तु ने जो बात की उसके स्वयं के मूल्य भी वैसे थे। ऐसा नहीं था कि प्लेटो या अरस्तु या थॉमस हॉब्स के वो ये मैंने सिद्धांत देती है तो अलग है और मैं अलग तरह से सोचता हूँ। ऐसा संभव नहीं था राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में। लेकिन अब ऐसा होने लगा, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया, बन ही नहीं पाए राजनीतिक सिद्धांत। अंतिम इसने कहा अति तथ्यवाद, कि जितने भी ये पॉलिटिकल थियोरीज थे 20वीं शताब्दी में, ये तथ्यों को एकत्रित करने में लग गए। क्योंकि जब विज्ञान के प्रति आपका आकर्षण है, अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाना चाहते हो, तो आपको तथ्य बनाने पड़ेंगे। तो हाइपर फैक्चुअलिज्म, यानी वो तथ्यों को इतना महत्व देने लगे कि मूल्यों को बिल्कुल भूल गए। मूल्यों को आप बिल्कुल भूल गए तो फिर आप राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर। ये डेविड ईस्टन का कहना था। ये 4 प्रमुख कारण हैं इसके कारण से राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। दूसरा, एल्फ्रेड कोबन, इसने भी कुछ कारण बताए हैं जो कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके कारण यह है कि पहली बात तो इसने कहा कि 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि 2 आइडियोलॉजीज में पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। एक तरफ तो उदारवादी है, अमेरिका, इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप। दूसरी तरफ साम्यवादी है, जो बाकी दुनिया को 1917 के बाद में धीरे धीरे आधी दुनिया जो है वो साम्यवादी बन गई थी। उसने कहा पूरी दुनिया इन 2 भागों में विभक्त हो चुकी है। बीच में कुछ समय तक फासीवाद भी आया था, लेकिन मूल रूप से साम्यवाद और उदारवादी 2 विचारधाराओं में सारे विचारक, सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट विभाजित हो चुके थे। ऐसे में कोई नए तरीके से सोचने की गुंजाइश लगभग समाप्त हो चुकी। यानी आप कुछ भी सोचो,
तो कहा जाएगा कि आपका पहले बताइए कि आप उदारवादी हो कि आप मार्क्सवादी हो। अगर आप ये दोनों नहीं हो तो फिर आपके विचार का कोई महत्व नहीं है, तीसरे की जरूरत नहीं है। क्योंकि विचारधारा का मतलब ये होता है कि आपने अंतिम सत्य खोज लिया है और उसके अनुरूप आपको समाज को बनाना है। अब आप नए विचार की आवश्यकता क्या है? पहले आपने जो सत्य खोजा उसका अनुरूप समाज तो बनाओ। अगर आप मानते हो उदारवादी समाज चिंतन से द्वारा एक अंतिम अच्छा राज्य बन सकता है तो वो राज्य बनाने में मदद करो। नए विचार कहाँ से दे रहे हो अलग? पहले वो एक बार फेल तो हो जाने दो उसको, उस अटेम्प्ट को। ऐसे साम्यवादी सोचते थे। तो इसने कहा अल्फ्रेड कोबन ने कि जो परिस्थितियां थी, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, वस्तुनिष्ठ जो परिस्थितियां थी, उसमें नए विचार को जन्म देने का संभावना ही नहीं थी। नए सिद्धांत को जन्म देने की संभावनाएं क्षीण हो चुकी थी, क्योंकि कोई था ही नहीं। ये दो विचारधाराओं के अंतर्गत काम कर रहे थे हम। दूसरी बात, ये पहला तर्क। दूसरी बात उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और सैनिक संगठन, ये दो बहुत ही मजबूत होते जा रहे थे राज्यों में। और इनके मजबूत होने का मतलब होता है ये दोनों जो संगठन है ये एंटी आइडिया होते हैं। जैसे आप मिलिट्री में जाओ तो पहला काम क्या होता है? सिखाया जाता है कि अपने बॉस की बात को मानना। ब्यूरोक्रेसी में क्या सिखाया जाता है? बॉस की बात को मानना, जो मजाक में कहा जाता है कि उनके यहाँ पोस्टर लगा होता है। पहला सूत्र यह है कि अपनी बॉस की बात को सही मानना। दूसरी बात, अगर बॉस की बात सही नहीं हो तो पहले वाले को देखना, यानी वो गलत कहे तो भी वो सही है और सही कहे तब तो सही है ही। आपका काम हायरार्की के अंदर पद सोपानी व्यवस्था में जो पैरामेडिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका काम अपने बॉस की बात को मानना है और कुछ सोचना नहीं है। आप नए विचार, अपने विचार नहीं दे सकते, विचार देने की इजाज़त नहीं है। विचार करने का काम कौन है? जो सबसे ऊपर हाईएस्ट स्टेज पे जो बैठा है वो विचार करेगा। आपका काम इम्प्लीमेंट करना है, दिमाग नहीं लगाना है। आप देखेंगे इसी के बेसिस पर अन्ना आरेन ने किताब लिखी थी आइशमैन पे, आइशमैन इन जेरूसलम। उससे बड़ा विवाद हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था, एक जो हन्ना आरेन पढ़ते समय और बात करेंगे कि जो हिटलर के समय में जो अत्याचार हुए थे, जो 60 लाख लोग मार दिए गए, 6 लाख लोग मार दिए गए थे ज्यूस के, उनको उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन था कि लोगों को ट्रकों में भर भर के लाते थे, उनको जिंदा जला देते थे, उनकी हड्डियों से फिर काम में लेते थे। तो वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा था उसमें एक ऑफिसर था आइशमैन, सबसे नीचे, जिसका जो हायरार्की में बहुत नीचे था, जिसका काम सिर्फ ये था कि ये देखना कि जो ट्रकों में लोग आए हैं वो गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, जहाँ पर इनको पहुंचाना उस कंसंट्रेशन कैंप में। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग गए। आइशमैन भी चला गया था कहीं साउथ अमेरिका में भागकर। बाद में 1960 के बाद करीब वो पकड़ा गया। उसको पकड़कर फिर जेरूसलम लाया गया, इसराइल, और उस पर मुकदमा चला। उस मुकदमे को कवर करने के लिए हन्ना आरेन, अमेरिका से आई एक पत्रिका, न्यूयॉर्क टाइम्स ने या किसी ने को भेजा था कि इसके मुकदमे को आप कवर कीजिए, न्यूज़ भेजिए। उस मुकदमे को कवर करते समय उसने जो डिस्पैच भेजे उसके आधार पर उसने एक पुस्तक तैयार करी और एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इसका नाम था बेनिलिटी ऑफ इविल। इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि ये जो आइशमैन है, ये उस सब ने कहा कि ये इविल है। तो उनके ज्यूस के जो बाइबिल है उसमें माना जाता है ईश्वर है और शैतान है, तो उनका ये शैतान का रूप है। तो इसने कहा, हन्ना आरेन ने, ये शैतान का रूप नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट है। ये एक बहुत छोटा ब्यूरोक्रेट है जो ट्रेंड है इस बात में कि उसको जो आदेश दिया गया उस आदेश का पालन करना, उस आदेश के पालन करने का क्या मॉरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसके बारे में सोचने का ना तो उसमें क्षमता है ना अधिकार है। इसलिए इससे पूछा गया, उसने कहा मुझे तो पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे तो कहा गया था कि ये करो, तो मैं तो एफिशिएंटली कर रहा था। मुझे कहा था कि यहाँ से ट्रक आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ से उधर जाना है, तो वो सारा अरेंजमेंट में देख रहा था, मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं वो ट्रक में लोग जाके कहाँ जा रहे हैं। वो उनकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी जो थी वो मैं पूरी सक्षम कर रहा था। मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, मैंने किसी को मारा थोड़ी। तो इस पर बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि जो इसे ज्यूस थे वो तो कह रहे थे ये तो शैतान का अवतार है, और वो कौन, हन्ना आरेन जो खुद जीव थी, उसने कहा कि नहीं, शैतान का अवतार नहीं, ये तो जो शैतानियत होती है उसका साधारणीकरण है।
शैतानियत इन्हीं के माध्यम से लागू होती है। नौकरशाही और सैनिक संगठन के माध्यम से शैतान, जिसे आप कहते हो, जो सोचने वाला है, वो क्रियान्वित करता है। इसलिए जब ये मजबूत होंगे किसी देश में तो वहाँ विचार समाप्त हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? एल्फ्रेड कोबन। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वहाँ पर ये धीरे धीरे महत्वपूर्ण होते गए, इसलिए नए सिद्धांत के निर्माण की अवस्था ही नहीं थी, ऐसा संदर्भ ही नहीं था कि नए सिद्धांत आ सकता। तीसरी बात इसने जो कही वो ये थी कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस समय तक इतने कंफ्यूज हो गए थे कि उनको वो भटक गए थे। किसमें? उनके पास कोई उद्देश्य नहीं बचा था, उद्देश्यहीन हो गए थे। यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि राजनीतिक अध्ययन क्यों किया जाए, उसका क्या उद्देश्य है। यानी वो नैतिकता से अलग हो गए थे। प्लेटो से लेकर के और जॉन स्टुअर्ट मिल तक जो विचारक थे वो ये कोशिश कर रहे थे बार बार कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें ये आदर्श हो। जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा भाई समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता हो। प्लेटो कह रहा था समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करे वगैरह। हॉब्स कह रहा था समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें सबकी शक्ति एक लेवियाथन के पास हो। तो सब एक आदर्श राज्य को खोजने का प्रयास कर रहे थे अपनी अपनी तरह से। अब ऐसा समय आया, ये नौकरशाही आ गई, ये आइडियोलॉजीज आ गई, तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो भूल ही गए उन्हें करना क्या है। राजनीति का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ छोटे छोटे अध्ययन करने, तथ्य एकत्रित करने लगे और कोई भी छोटे मोटे जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में बताने लगे। तो उद्देश्यहीन हो गई ये, इसके कारण से वो सिद्धांत निर्माण करने में असफल होने लगे। इसके बाद आता है दांते जर्मिनो। मैंने किताबों के नाम इनके लिख दिए थे। दांते जर्मिनो क्या कहता है कि वो कहता है कुछ तो कारण ये था कि प्रत्यक्षवाद का प्रभाव, तो मैंने प्रत्यक्षवाद आपको बताया था अगस्त कॉम्टे से आरंभ होता है, यानी जिसमें हर मानव समाज की हर गतिविधि का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। तो एक तो कुछ तो उसके कारण से था और कुछ जो है वह विचारधाराओं के कारण से। तो ये भी वही मानता है कि विचारधाराएं प्रभावी हो गई तो नया सोच खत्म हो गया और जो कुछ बचा था वो प्रत्यक्षवाद का प्रभाव आने से वो सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने की तरफ बढ़ने लगे। इसी को वो कहता है वैचारिक रिडक्शनिज्म, आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म, इसी का नाम है। उसमें वो कार्ल मार्क्स, कॉम्टे और ट्रेसी, इनको वो दोषी मानता है, इन्होंने विचारधारा में कन्वर्ट कर दिया विचारों को। विचारधारा करती है कि उसको एसेंस बना दिया वो ये है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं वो समाप्त होने लगे। अंत में आईसी बर्लिन, क्या मार्क्स, कॉम्टे और ट्रेसी, ट्रेसी इसने आइडियोलॉजी का नाम दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ट्रेसी, मार्क्स एंड कॉम्टे, इन तीनों को मानता है आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म का दोषी। ठीक है, अंतिम है बर्लिन और लिप्सेट। ये कहते हैं, नया तर्क देते हैं। इनके अनुसार ये पतन होने का बहुत बड़ा कारण है प्रजातांत्रिक सामाजिक क्रांति। पश्चिम में प्रजातांत्रिक सामाजिक क्रांति हुई पश्चिम में, उसका नतीजा ये हुआ कि विचार जो दे रहे थे वो
विचार देने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि साधारण व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि शासन चलाने का अधिकार उनके पास है, शासन उनके कहे अनुसार चलेगा, राज्य उनके कहे अनुसार चलेगा, वो जिसको चाहेंगे उसको राज्य चलाने की इजाजत देंगे। तो जब राज्य चलाने का कार्य साधारण जनता करने लगी तो फिर सोचने का काम कौन करेगा? राजनीतिक सिद्धांत कौन बनेगा? आप सिद्धांत बना दो और वो साधारण जनता के हम तो मानते नहीं है। तो लोगों में निराशा, जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे उन्होंने कहा भी अब डेमोक्रेसी आ गई है, अब आप किसी को सुझाव दो उसका कोई मतलब नहीं, आप कितना ही अच्छा सुझाव दे दो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कहेगा भाई वोट कौन दे रहा है, मैं तो उसी के अनुसार चलूंगा, तुम्हारे सिद्धांत क्या करें, मैं वोट लेने मेरे को तो साधारण व्यक्ति क्या सोच रहा है इससे हम चलेंगे। तो साधारण व्यक्ति सिद्धांत निर्माण नहीं करता है, सिद्धांत निर्माण तो जो साधारण व्यक्ति नहीं होता है वो करता है। सिद्धांत करने वाला अरस्तु ने जो कहा था, सबसे बिजी व्यक्ति वो जो कोई भी काम नहीं करो बैठा बैठा सोचता रहे, वो सिद्धांत बनाता है। साधारण व्यक्ति तो बेचारा दिन रोजमर्रा के जो काम है उसमें भूल जा रहता है। तो जब डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो विचारों में शिथिलता आ गई, सिद्धांत निर्माण करने का उत्साह समाप्त हो गया कि आप ऑन लिबर्टी ऐसी कोई किताब लिख भी दें, कुछ कर भी दें तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं। आज जैसे आज का ज़माना आप देखें उसको उस आज के संदर्भ करें तो आज लोग कह रहे हैं कि साहब आज तो नॉलेज तो आज तो यूट्यूब पर है, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पर है, नॉलेज वहीं से मिल जाती है। आप किताबें लिख के बड़ी बड़ी ग्रंथ लिख रहे हो, लाइब्रेरी में कौन जाता है? कोई जाता ही नहीं। आज अब देखिए लाइब्रेरी भारत में कौन जा रहे हैं? वो सब कंपटीशन की तैयारी करने वाले जा रहे हैं। कोई एमए की तैयारी करने जा रहा है क्या लाइब्रेरी में पढ़ने? कोई नहीं जा रहा। तो ज्ञान के लिए तो कोई जा ही नहीं रहा, सब कह रहे हैं नौकरी के लिए जा रहे हैं हम, तो नौकरी मिल जाए कैसे? तो इसलिए का मतलब क्या, जो नौकरी मिलने की बात हो रही है तो फिर कोचिंग संस्थाएं चलेंगी, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? उसमें तो ज्ञान दिया जाएगा, वो कहता है ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, हमें तो नौकरी चाहिए, हमको हमारे स्वार्थ के लिए कम चाहिए और हम तो इतना ही सोच सकते हैं। ये बात किसने कही? बर्लिन और लिप्सन। डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आ गया, इस कारण से नए विचारों के आने की संभावना, नए सिद्धांतों के आने की संभावना समाप्त होने लग गई। चलिए आज नहीं देखते हैं, फिर एक और लेक्चर इस पर करना पड़ेगा, कल छुट्टी रहेगी।